हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विराज चौहान यूआरसी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि जो एमपीटीएड वर्ग 3 जिसकी एग्ज़ाम अगले मंथ यानी 31 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाली, जिसका मैं लाया हूँ अगला टॉपिक जो इतिहास। कौन सा इतिहास? वो इतिहास में भी स्टार्ट करेंगे हम, जो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट नोट करेंगे। उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले कई एग्जामों में उससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो आज का जो हिस्ट्री का पहला टॉपिक है के स्रोत, यानी इतिहास जानने को कौन कौन से स्रोत है, और अपन पाषाण काल और ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसका आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलो स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, इसका पहला ही क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन की प्रमुख विविधता क्या है। इतिहास किस पे लिखा गया है? तो प्राचीन समय में अभिलेख पे इतिहास लिखते हैं। जैसे कुछ भी किसी राजा से संबंधित, उसके वंश से संबंधित, उसका उत्तराधिकार कौन है, तो उससे इतिहास लेखन की प्रमुख विधा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है अभिलेख। क्या है अभिलेख? पुरातत्व स्रोतों के अंतर्गत क्या आता है? तो पुरातत्व जो स्रोतों के अंतर्गत आपको भवन, मूर्तियाँ, सिक्के और औजार इत्यादि आते हैं। भवन निर्माण, जैसे पुराने प्राचीन समय में कई भवन निर्माण है, मूर्तियाँ स्थापित की। उस काल में किस प्रकार की मूर्तियाँ थी, सिक्के उस टाइम पे कौन कौन से सिक्के चलाए गए, जैसे सोने के, चांदी के, तांबे के, लोहे के इत्यादि, जो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। प्राचीन समय में कौन कौन से औजार आपको देखने को मिलते हैं, ये भी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अब बात करते हैं कि अभिलेख किसे बोलते हैं। अभिलेख किसी ठोस वस्तु पर खुदा हुआ लेख। किस पे? किसी ठोस वस्तु पर खुदा हुआ लेख, उसको क्या बोलते हैं? उसको अभिलेख बोलते हैं। इसके बाद अशोक का अभिलेख किस लिपि में? बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अशोक की जो अभिलेख में किस प्रकार की लिपि है, तो वह है ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। इसके बाद सबसे पुराना सिक्का किस काल का है, तो वह महाजनपद काल का है। कौन सा? महाजनपद काल में आपको सबसे सबसे जो पुराना सिक्का देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर आपको करना है एक महाजनपद काल। इसके बाद त्याग प्रस्तुति किसने लिखी है? जो त्याग प्रस्तुति है, ये किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र। किसने लिखी है? हरिश्चंद्र ने ये लिखी है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पृथ्वीराज राजू। पृथ्वीराज टासू जिसका इतिहास बनाता है, वह किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। और इसके लेखक है चंद बरदाई। कौन? चंद बरदाई। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ कौन सा स्रोत है? बौद्ध ग्रंथ धार्मिक साहित्य का स्रोत है। किसका? धार्मिक साहित्य का स्रोत है। जिससे धार्मिक चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। इसके बाद महावंश और दीपवंश किस धर्म से संबंधित है? तो जो महावंश और दीपवंश है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो वह है कलहन ने। किसने? कलहन ने राजतरंगी की रचना की है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है। जिसमें आपको राजनीति किससे राज राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है, ना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसके बाद मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एक धर्मशास्त्र है। कौन सा? धर्मशास्त्र है। इसके बाद सबसे पहले सिक्के चलाने वाला राज्य कौन सा था? तो वह है मौर्य साम्राज्य। कौन सा? मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र किस विषय पर आधारित? बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नाट्य शास्त्र है यह किस विषय पर आधारित है, तो आपको बताना है। तो ये नाटक और नृत्य दोनों पर आधारित है। किससे? नाटक और नृत्य दोनों पर आधारित है। प्राचीन भारतीय लिपियों में सबसे प्रमुख लिपि कौन सी है? तो वह है ब्रह्मी लिपि। कौन सी? ब्रह्मी लिपि, जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे हुए। कौन सी? ब्रह्मी लिपि पर। खरोष्टी लिपि किस देश से पढ़ी जाती है? किस दिशा में पढ़ी जाती है? जो खरोष्टी लिपि है वह किस दिशा में पढ़ी जाती है? तो बाएं से दाएं। कौन से? दाएं से बाएं दिशा में खरोष्टी लिपि पढ़ी जाती है। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जो संगम साहित्य है, जो भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। जैसे कि जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य में बारी बारी से चार वंशों ने शासन किया, जिसका पहला ही वंश था संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। और इस वंश की स्थापना दो भाई जिनका नाम हरि और बुक्का थे, जिसकी स्थापना 1336 में, कब? 1336 में संगम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पर अगला वंश आता है सालू वंश। कौन सा? सालू वंश। उस सालू वंश के बाद आता है सालू वंश, और इसका अंतिम वंश है जिसका नाम है अराविडु वंश। कौन सा? अराविडु वंश। अराविडु वंश। तो जो संगम साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे तो तमिलनाडु। इसके बाद संगम साहित्य किस काल का है? तो जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का है। किसका? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित। किसका? सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके बाद अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो लगभग 33 है। कितने? अशोक के लगभग कितने शिलालेख है? तो आपको बताना है कि 33 शिलालेख अशोक से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? बहुत महत्वपूर्ण है। लिपि तो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन भाषा है और प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए। इसके बाद हेनसांग किस देश से आया था? जो हेनसांग चीन देश से आया था। कौन सा? चीनी यात्री था हेनसांग। इसके बाद फाहियान भारत के किसके शासनकाल में आया था? जो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का विवरण किस विदेशी यात्री ने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। एक विदेशी यात्रा था जिसका नाम था निकोली कोंटी। क्या नाम था? निकोलो कोंटी, जिसने विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताया था। इसके बाद चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित। किसके? आयुर्वेद से संबंधित। कौन है? चरक संहिता। इसके बाद ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत है? तो ऋग्वेद धार्मिक साहित्य का स्रोत है। किसका? धार्मिक साहित्य का स्रोत है। इसके बाद रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। इसके बाद अगला है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक आपको बताना है, जो कि सभी को पता है कि वेद व्यास। कौन सा? महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने। बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचतंत्र की जो रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। जैन संगम ग्रंथ किस भाषा में है? तो वो भी प्राकृत भाषा में। किसमें? जो जैन ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो आपको बताना है फ्रेंच है, प्राकृत भाषा में। ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? तो यह एक अभिलेखी है। क्या है? एक अभिलेखी है। भारतीय इतिहास के प्रथम पुरातात्विक कौन थे? तो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्होंने 1861 में, कब? 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में। इसके बाद मेगस्थनीज किस ग्रीक राजा का दूत था? तो वह सेल्यूकस। किसका? मेगस्थनीज किस ग्रीक राजा का दूत था? तो था सेल्यूकस। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इंडिका। कौन सी लिखी थी? इंडिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में गुप्त युग किसे कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है स्वर्ण युग। किसको? गुप्त युग को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग भी बोला जाता है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे। हर्षचरित किसने लिखा था? तो ये भी बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। नीति शतक के रचयिता कौन थे? तो वो थे भर्तृहरि। बहुत महत्वपूर्ण है कि नीति शतक किसने लिखा था? भर्तृहरि ने लिखा था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया था? तो वो किया था हेनसंग ने। किसने किया था? हेनसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। इसके बाद कपिल वस्तु बुद्ध का कौन सा स्थान है? कपिल वस्तु बुद्ध का कौन सा स्थान है? तो ये जन्म स्थान है। किसका? बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? कपिल वस्तु। अजंता की गुफा किसके शासनकाल में बनी थी? वो थी वाकाटक वंश। किसके? वाकाटक वंश में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसके बाद सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से सांची का स्तूप संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की। किसने? आर डी बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज रकालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
और हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी ने, किसने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी, 1922 में। जब 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में किस नाम से संबंधित किया गया? तो अशोक को मतलब अशोक के जो अभिलेख है उसमें अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देवानाम प्रियम, किसमें, देवानाम प्रियम नाम से अशोक के अभिलेख में अशोक को नाम मिलता है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि जो हाथ से लिखा गया ग्रंथ, कौन सा जो हाथ से लिखा गया ग्रंथ को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। बोध गया का क्या महत्व है? बोध को ज्ञान प्राप्ति का स्थान भी बोलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। इसके बाद किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है मुद्रा रक्षक। बहुत महत्वपूर्ण है, किसमें, मुद्रा रक्षक में। तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय क्या था? आयुर्वेद और राजनीतिक। क्या था? आयुर्वेदिक और राजनीतिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि पाषाण काल से संबंधित, किससे, पाषाण पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण युग को कितनों भागों में बांटा गया? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में, जिसमें पूरा पाषाण काल, क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद भारत में पूरा पाषाण युग की सबसे पुरानी स्थल कौन सी है? तो वह है सोन घाटी। कौन सी? सोन घाटी। सोन घाटी है, जो कि अब पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य युग में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया? तो माइक्रोलिथ, यानी छोटे छोटे पत्थरों से जो धारदार वस्तु बनाई जाती है, सूक्ष्म पाषाणों का उपयोग किया गया। इसके बाद नव युग में नव पाषाण युग में प्रमुख विकास क्या था? इसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। क्या थी? कृषि और पशुपालन की आपको इसमें शुरुआत देखने को मिलती है। इसके बाद पूरा पाषाण काल के लोग किस जीवन शैली को अपनाते थे? तो पूरा पाषाण के लोग शिकारी थे और खाद्य थे, यानी कोई शिकार करते थे किसी जानवर का और उसको ही अपना भोजन बनाते थे। इसके बाद बेलन घाटी के जो नौ पाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो वहाँ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका का गुफा किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो इसमें है, जो भीमबेटका की गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद नव पाषाण युग का प्रमुख स्थल मेहरगढ़ किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा? जो मेहरगढ़ है अभी पाकिस्तान में स्थित है, जो कि नव पाषाण काल से संबंधित है। आदिकालीन मानव अग्नि का प्रयोग सबसे पहले किस काल में कर हुआ था? तो अग्नि का पहले सबसे पहले प्रयोग मानव ने मध्य पुरापाषाण काल में किया था। कब किया था? मध्य पुरापाषाण काल में किया था। चक्र के आविष्कार से ये किस युग को कहा जाता है? जो पहियों का आविष्कार मानव ने सबसे पहले किस काल में किया था? वो किया था नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में पहियों का उपयोग किया था। आर्य संस्कृति का प्रमुख स्थल कहाँ है? वो है राजस्थान, जो कि राजस्थान में है। और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद मालव संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है नावदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। इसके बाद महाराष्ट्र में जो ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो वो है जोरवे। कौन सा? जोरवे। इसके बाद जोरवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से जोरवे संस्कृति का संबंध है। ताम्रपाषाण युग में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं? तो मिट्टी और लकड़ी के मकान। किसके? मिट्टी और लकड़ी के मकान। यहाँ पर पक्के मकान नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग की प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो ताम्रपाषाण युग की प्रमुख वस्तुएं जो तांबे के औजार, ताम्रपाषाण युग की प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो इसका सही आंसर है, इसमें तांबे के औजार देखने को मिलते हैं। किसके? तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन और मान के इससे संबंधित हैं। इसके बाद लोग ताम्रपाषाण युग में किस पर निर्भर थे? तो जो ताम्रपाषाण युग था उस टाइम पे कृषि, पशुपालन और शिकार पर आधारित थे। ताम्रपाषाण संस्कृति में प्रयुक्त बर्तन किस रंग के होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो ताम्र
पाषाणकालीन संस्कृति उस टाइम पे जो बर्तन थे वो किस रंग के थे? तो काले काले और लाल रंग के थे। किसके? काले और लाल रंग के थे। ताम्र पाषाण युग के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तांबा धातु। तो किसका? तांबा धातु का। ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो चित्रित मिट्टी के बर्तन। वो बर्तन जिस पे चित्र भी मंडे रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेलुंड और बालातल किस राज्य से संबंधित है? वह राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। गेलुंड और बालातल किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। जो इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है? तो जोरवे संस्कृति। किससे? जोरवे संस्कृति से इनाम गांव संबंधित था। बालातल किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो आहड़ संस्कृति का। बहुत महत्वपूर्ण। किसका? आहड़ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रपाषाण युग के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? तो वर्षा आधारित कृषि। किस पे? वर्षा आधारित कृषि करते थे, जो कि आज भी प्रचलित है। ताम्रपाषाण युग में किस अनाज की खेती प्रमुख थी? तो जो गेहूं और चावल। किसकी? जो गेहूं और चावल, जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति में अपन को देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर जनजातीय जीवन था। किसका? जो जनजातीय जीवन पर आधारित था, जिसमें नवाचार का अभाव था। ताम्रपाषाण युग में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो घर के भीतर या पास में। कहाँ पर? घर के भीतर या पास में, जिसको मसान भी बोलते थे, वहाँ दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण युग में किस पशु को फालतू बनाया गया था? तो गाय और बकरी। किसको? गाय और बकरी और भेड़ को फालतू पशु बनाया गया था। ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख खाद्य सामग्री क्या थी? उस टाइम पे अनाज, मांस और फल इत्यादि लोग आदि का सेवन करते थे। ताम्रपाषाण युग का प्रमुख निर्माण कार्य क्या था? तो यहाँ पर मिट्टी के मकान थे। क्या? मिट्टी के मकान और अनाज भंडार इत्यादि देखने को मिलते हैं। इसके बाद चिरांद किस संस्कृति से संबंधित है? तो चिरांद ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, जो कि बिहार में स्थित है। इसके बाद कायता संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? तो जो कायता संस्कृति है मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि उज्जैन जिले में। कहाँ पर? उज्जैन जिले में यह स्थल देखने को मिलता है। इसके बाद ताम्रपाषाण युग के औजार कैसे होते? तो ताम्रपाषाण युग के औजार धारदार और चमकदार होते। कैसे? नुकीले और धारदार देखने को मिलते। इसके बाद किस संस्कृति में सबसे पहले तांबा प्रयोग हुआ था? तो बलूचिस्तान की जो मेहरगढ़ संस्कृति में सबसे पहले तांबा का उपयोग हुआ था। इसके बाद तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो इतिहास किन स्तरों से पढ़ा लिखा गया है, उस टाइम पे किस प्रकार की लिपि थी, और पाषाण काल से संबंधित और ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं। और वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अपना जो धार्मिक कर्तव्य है वो बिल्कुल करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और एक क्लास अकेले अकेले बिल्कुल भी नहीं देखना है। थैंक यू, वेलकम।